चलिए, डेली हम टेस्ट देख रहे हैं। आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दे रहे हैं। विथ एक्सप्लेनेशन में लंबा हो जाएगा वीडियो, और जो मकसद है एक्यूरेसी बढ़ाने का, बाकी सारे वीडियोस आएंगे उसमें एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सब होगा, लेकिन ये 10 बजे का जो डेली का प्रोग्राम है वो सिर्फ आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए है। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाया करेंगे ABCD के फॉर्म में। तो चलिए, पर्यावरण का कल 18 प्रश्न तक किया था, इसमें 19वें से शुरू करते हैं। बायो CNG काफ़ी चर्चा में है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बायोगैस का शुद्ध रूप है जिसमें 50% से कम मीथेन गैस होती है। दूसरा है, यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय स्रोत होता है और एक गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय मतलब जिसका नवीकरण किया जा सकता है, फिर से उपयोग किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय अर्थात जिनका उपयोग एक बार कर देने से फिर उनका निर्माण संभव होता नहीं है, या फिर उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल आदि हो गया, है ना। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, प्रश्न हम पढ़ लेंगे। जिन लोगों को छोटा लग रहा हो फॉन्ट, वो अपने मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लें तो स्क्रीन सही दिखेगी आप लोगों को। ठीक। पराली दहन, फसल अवशेषों को जलाना के दौरान निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं? तो मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ऑप्शन आपके सामने है, ABCD में जवाब देना है आपको। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अभाव में निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? ओजोन परत अगर न हो तो इनमें से क्या होगा? तो बड़ी संख्या में स्थलीय प्राणी अंधे हो जाएंगे, महासागरीय उत्पादकता में कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी। ABCD में से कौन सा सही है? महासागरों के अम्लीकरण में वृद्धि का या के निम्नलिखित में से क्या संभावित परिणाम है? कारण नहीं पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है। पहला, कैल्शियम आधारित जीवों की संख्या में कमी, महासागरों की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की क्षमता में कमी, प्रवाल भित्तियों द्वारा संरक्षित प्राकृतिक तट रेखा को कमजोर किया जाना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करता या करते हैं? कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण, जीवाश्म ईंधनों का उपभोग, सीमेंट विनिर्माण। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कौन कौन से करते हैं इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है। एक्सप्लेनेशन में लिस्टिंग दी हुई है कि कौन कौन सी गैसें करती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन किए हुए हैं या ज्वाइन करते हैं तो आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा चीज़ें, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर, संपर्क करके टेस्ट सीरीज़ पूरी ले सकते हैं आप, पिछले साल और इस साल दोनों की। निम्नलिखित में से कौन से तत्व या यौगिक किसी खाद्य श्रृंखला के अंदर जैव संचयन में वृद्धि करते हैं? तो पहला, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT, पारा रेडियोधर्मी समस्थानिक। एक बार फिर से पढ़ते हैं, तब तक आप लोग ऑप्शंस अपने चुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व या यौगिक किसी खाद्य श्रृंखला के अंदर जैव संचयन में वृद्धि करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन में वृद्धि करते हैं? निम्न में से कौन से जैव निम्नीकृत अपशिष्ट के उदाहरण हैं? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट के उदाहरण मतलब जिनका जैव निम्नीकरण किया जा सकता है। बासी भोजन, कांच की बोतलें, सूखी पत्तियां, स्क्रैप धातुएं। अगला है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में सिल्वीकल्चर शब्द का अर्थ है। सिल्वीकल्चर किसी प्रदूषित स्थान से प्रदूषकों को निष्प्रभावित करने के लिए जीवों का उपयोग। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। पौधों का रोपण और उनकी कृषि की कार्यप्रणाली, कृत्रिम साधनों द्वारा मत्स्य प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण। कार्बन चक्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है?
तो बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकरण, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण और पशुओं द्वारा श्वसन, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किस में होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक अपरद खाद्य श्रृंखला, एक अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपरद खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। एक अपरद खाद्य श्रृंखला सदैव चारण खाद्य श्रृंखला से स्वतंत्र होती है, मतलब उससे कोरिलेटेड नहीं होती, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है? एक, दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। चलिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से मीथेन गैस से निर्मित होती है। दूसरा, यह वायु की तुलना में हल्की होती है। तीसरा, सीएनजी वाहन नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जो सीएनजी वाहन होते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन ही नहीं करते हैं। तो ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से मल्चिंग के लाभ हैं? मल्चिंग जो खेतों में की जाती है, पहला मृदा अपरदन को रोकना, दूसरा मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करना, तीसरा खरपतवार वृद्धि को कम करना। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है और ऊपर की ओर संकीर्ण होता जाता है, ऊपर की ओर छोटा होता जाता है। कहने का मतलब, ऊपरी पोषण स्तरों में बायोमास सामान्यतः निम्न पोषण स्तरों की तुलना में बहुत अधिक होता है। उपयुक्त तत्वों में से कौन से सही हैं? अब देखिए, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, नंबर दे लीजिएगा। इंग्लिश वाले में दिया है, इसमें नहीं दिया है। पहला यह है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है और ऊपर की ओर संकीर्ण होता जाता है। दूसरा कथन है, ऊपरी पोषण स्तरों में बायोमास सामान्यतः निम्न पोषण स्तरों की तुलना में बहुत अधिक होता है। एक, दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। भूमध्य सागरीय वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमध्य सागरीय वन केवल भूमध्य सागर के सीमावर्ती देशों में पाए जाते हैं। इनकी मोटी छाल और मोम वाली पत्तियां होती हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। तीसरा, भूमध्य सागरीय वन फलों की खेती के लिए विश्व के फलोद्यान के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कौन से सही हैं? चलिए, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का उपयोग करके तेल फैलाव को जैव उपचार बायो रेमेडिएशन द्वारा उपचारित किया जा सकता है? किन प्रजातियों का उपयोग करके? आर्किया, पौधे, जीवाणु, शैवाल और कवक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग टेस्ट वाले पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा, या फिर जो वीडियोस आएंगे पर्यावरण संबंधी हमारे, उनको देख लीजिएगा। जल के एक निश्चित भाग में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी की मात्रा अधिक होने पर, पहला, ऑक्सीजन की खपत करने वाले बैक्टीरिया के लिए उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। दूसरा, जल में प्रदूषण का स्तर अधिक होगा। सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। महासागरीय अम्लीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काफी हद तक नाइट्रोजन आधारित अम्लीय यौगिकों के उच्च अवशोषण के कारण होता है। दूसरा, समुद्री घास अम्लीकरण के प्रभाव को कम कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बॉन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन या फिर बेसल सम्मेलन।
इन चारों सम्मेलनों में क्या क्या विषय था पता होगा तो आराम से कर लेंगे। अगला है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर, किससे संबंधित है? तो खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? कौन सी बीमारी? क्लोम गोलाडू रुग्णता, ठीक है, क्लोमोगोलाइनोसिस, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, मेसे मेसोथेलोमिया, और इनमें से कोई नहीं। क्लोम गोलाडू रुग्णता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, इनमें से कोई नहीं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब में? समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत की मोटाई है किस इकाई में नापी जाती है? सिएवर्ट्स, डॉप्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? पहला, जीवाश्म ईंधन के जलने, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा उपर्युक्त दोनों, डी उनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? अगला प्रश्न, कार्टागेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फुंगी या फंगस? तीन दिए हैं तो केवल एक और दो, केवल दो, या इन तीनों? अर्थात रेड डाटा बुक में किनको शामिल किया जाता है? जानवरों को, पेड़ों को, फुंगी को, या तीनों को? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए, अर्थात 70% नष्ट हो गई हैं कम से कम। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने का लक्षण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है? 1927 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, 1979 का बॉन सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, 1998 का रॉटरडम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सहमति। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है।
पश्चिम घाट के पार्षिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? आर के पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल या प्रदीप कृष्णन? शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नौकरेक या इनमें से कोई नहीं? भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जली पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो एक घास आई अमेरिका से भारतीय जली निकायों से प्रदूषण हटाने के लिए, तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। नागफनी, एगियोब्स, जलकुंभी या फिर पिस्टिया? अपना जवाब आप लोग देख लें, उसके बाद जो कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर दिए हैं उनको देख लें। संपूर्ण टेस्ट सीरीज चाहते हो तो कांटेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, या फिर 30 डे के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको मटेरियल, पूरे वीडियोस और सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज़ अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, जितनी महत्वपूर्ण है आप लोग डेली जब टेस्ट में शामिल होंगे तब आपको मालूम चलेगा। इनके प्रश्नों का स्तर आप जब देखेंगे, फिर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, कि क्या पैटर्न है, किस तरह के सवाल आने चाहिए। बाकी आसान प्रश्न बहुत सारे हैं, वो आप इजीली कर लोगे, बिना पढ़े भी कर लोगे, एक बार पढ़ लिया है तो। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको उलझाएंगे, और सॉल्व कर लिया तो बहुत इजीली आप टैकल कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह, हमारे चैनल को प्रेम अपना देते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।